द डिबेट में आपका स्वागत है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि देरी से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। आज हमारी चर्चा का केंद्र भारत की जेलों में बंद उन लाखों विचाराधीन कैदियों की स्थिति है जिनके मुकदमों का सालों तक कोई फैसला नहीं होता और जिनकी जिंदगी एक अंतहीन इंतजार बन जाती है। हमारे सामने जो सामग्री मौजूद है वो इस मुद्दे से जुड़े कानूनी अधिकारों की एक बहुत ही विस्तृत रूपरेखा पेश करती है। तो आज हम इस सवाल के इर्द गिर्द अपनी बातचीत करेंगे, क्या विचाराधीन कैदियों की लंबी हिरासत को रोकने के लिए बनाए गए कानून, खास तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436A एक स्वचालित अधिकार की तरह काम करते हैं, या फिर वे न्यायिक विवेक के अधीन हैं जो उनके असर को आप कह सकते हैं कि कम कर देता है। मेरा मानना है कि ये कानून एक लगभग गणितीय स्पष्टता के साथ कैदियों को आज़ादी का एक ठोस अधिकार देते हैं, जिसका मकसद ही न्यायिक देरी और विवेक की सीमाओं को लांघना है। और मेरा तर्क ये है कि न्यायिक विवेक कोई खामी नहीं, बल्कि एक जरूरी सुरक्षा कवच है। असल समस्या कानून के डिजाइन में नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के काम करने के तरीके में है जो इन अधिकारों को कैदी तक पहुंचने ही नहीं देती। मैं अपनी बात संविधान के उस मूल सिद्धांत से शुरू करना चाहूंगी जो इस पूरी बहस की नींव है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैनारा खातून मामले में, जो कि आपको याद होगा बिहार की जेलों में बंद हजारों कैदियों से जुड़ा एक ऐतिहासिक मामला था, बहुत साफ तौर पर यह स्थापित किया कि जल्दी सुनवाई का अधिकार इसी मौलिक अधिकार का एक अटूट हिस्सा है। ये कोई रियायत नहीं, बल्कि एक बुनियादी हक है। जी, इस बात से तो किसी को कोई असहमति नहीं हो सकती। हुसैनारा खातून मामले ने भारतीय न्यायशास्त्र की दिशा ही बदल दी थी। बिल्कुल, और इसी अधिकार को ज़मीनी हकीकत में बदलने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 436A, जो अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में धारा 479 है, एक क्रांतिकारी कदम है। ये कानून बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि अगर किसी विचाराधीन कैदी ने अपने ऊपर लगे अपराध की अधिकतम सज़ा का आधा समय जेल में बिता लिया है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यहाँ कर सकते हैं नहीं, बल्कि चाहिए शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये एक कानूनी निर्देश है, कोई सुझाव नहीं। और कानून ये भी तय करता है कि किसी भी कैदी को अधिकतम सजा से ज़्यादा समय तक विचाराधीन नहीं रखा जा सकता। ये एक अंतिम सुरक्षा कवच है। ये दिखाता है कि कानून का इरादा एक स्वचालित, एक तरह से वस्तुनिष्ठ पैमाना बनाना था। मैं इन कानूनों के इरादे और उनकी सैद्धांतिक मजबूती को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, लेकिन हमें कानून की किताबों और जेल की सलाखों के बीच की जो गहरी खाई है उसे भी देखना होगा। आपने धारा 436A के चाहिए शब्द पर जोर दिया, लेकिन उसी धारा में एक महत्वपूर्ण लेकिन भी मौजूद है। कानून कहता है कि अदालत सरकारी वकील को सुनने के बाद और लिखित कारण देकर कैदी की हिरासत को जारी रख सकती है। मेरा मानना है कि ये न्यायिक विवेक का प्रावधान कोई खामी नहीं, बल्कि एक जरूरी संतुलन है। पर जमीनी स्तर पर होता यह है कि इन अधिकारों का लाभ उठाना उसी न्यायिक व्यवस्था पर निर्भर करता है जो खुद देरी के लिए जिम्मेदार है। जब तक व्यवस्था की मूल समस्या, मतलब मामलों का अंबार, जजों की कमी और धीमी प्रक्रिया हल नहीं होती, तब तक ये अधिकार केवल लक्षणों का इलाज करने की कोशिश करते हैं, बीमारी का नहीं। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। धारा 436A की असली ताकत उसके वस्तुनिष्ठ होने में है। ये जमानत के पारंपरिक आधारों से बिल्कुल अलग है। यहाँ कैदी को अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी पड़ती, या ये नहीं दिखाना पड़ता कि उसके खिलाफ सबूत कमजोर हैं। उसकी रिहाई का आधार केवल एक गणितीय पैमाना है, उसके द्वारा जेल में बिताया गया समय। ये इतना स्पष्ट है कि इसमें व्याख्या की ज्यादा गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। गणितीय है, जरूर, पर क्या यह स्वचालित है? स्वचालित नहीं, लेकिन ये वकील के हाथ में एक अचूक हथियार तो है। और जैसा कि स्रोत सामग्री में बताया गया है, नए कानून BNSS में पहली बार अपराध करने वालों के लिए इस अवधि को घटाकर अधिकतम सजा का 1/3 कर देना इसे और भी प्रगतिशील और कैदी हितैषी बनाता है। ये राज्य की सुस्ती और
मुकदमों को लंबा खींचने की आदत के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार है जो सीधे कैदी के हाथ में दिया गया है। ये नुक्ता दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखूंगा। आपने कहा ये वकील के हाथ में हथियार है, कैदी के हाथ में नहीं। यहीं पर सारी समस्या है। आप ही बताइए, भारत की जेलों में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों में से कितने इस विशिष्ट धारा की बारीकियों को जानते हैं? कितनों के पास ऐसे वकील हैं जो सक्रिय रूप से अदालत की फाइलों को देखकर ये हिसाब लगाते हैं कि उनके मुवक्किल ने आधा या एक तिहाई समय पूरा कर लिया है और फिर इस आधार पर तुरंत आवेदन दायर करते हैं? तो क्या आप ये कह रही हैं कि इस जागरूकता की कमी के लिए कानून जिम्मेदार है? इसके लिए तो हमारे पास राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नैल्सा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी संस्थाएं हैं, जिनका काम ही यही सुनिश्चित करना है कि हर कैदी को उसके अधिकारों की जानकारी और मुफ्त कानूनी सहायता मिले। कागज पर तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी रखती है, लेकिन क्या हमने कभी नालसा या राज्य की कानूनी सहायता सेवाओं की क्षमता का आकलन किया है? देश में लाखों विचाराधीन कैदी हैं। क्या इन सेवाओं के पास इतने वकील और संसाधन हैं कि वे हर एक कैदी के केस को व्यक्तिगत रूप से ट्रैक कर सकें, उनकी हिरासत की अवधि का हिसाब रख सकें और समय पर अदालत में अर्जी लगा सकें? सच्चाई यह है कि यह कानून उतना स्वचालित नहीं है जितना कागज पर दिखता है। ये एक निष्क्रिय अधिकार है जिसे सक्रिय करने के लिए बाहरी मदद की जरूरत होती है, और वो मदद अक्सर मिलती नहीं। लेकिन अगर मामला अदालत तक पहुंच भी जाए तो भी मैं आपके इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि न्यायिक विवेक हमेशा एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। कई बार यही विवेक कानून की मंशा को कमजोर कर देता है। अगर सरकारी वकील ये तर्क देता है कि कैदी का बाहर आना समाज के लिए खतरा है, तो अदालतें अक्सर हिरासत बढ़ा देती हैं, भले ही मुकदमे में कोई प्रगति ना हो रही हो। इस तरह कानून का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। मैं मानता हूं कि ऐसा होता है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जज ये फैसला क्यों लेते हैं। क्या वे सिर्फ सरकारी वकील की बात मान लेते हैं या इसके पीछे गहरे सामाजिक कारण हैं? मीडिया का दबाव होता है, समाज की सुरक्षा की चिंता होती है। अगर कोई जघन्य अपराध का आरोपी है तो जज पर उसे जमानत न देने का भारी दबाव होता है। आप सोचिए, अगर किसी पर आतंकवाद या बच्चों के खिलाफ यौन शोषण का आरोप है और उसने अधिकतम सजा का आधा समय काट लिया है, तो क्या उसे सिर्फ इस गणितीय आधार पर रिहा कर देना चाहिए, बिना मामले के गुणदोष पर विचार किए? न्यायिक विवेक यहीं पर एक सुरक्षा कवच का काम करता है। आप बहुत ही चरम मामलों का उदाहरण दे रही हैं। ज्यादातर विचाराधीन कैदी छोटे-मोटे अपराधों में बंद हैं, और उन मामलों में भी व्यवस्था सिर्फ एक ही सुरक्षा कवच नहीं देती। कानून केवल समय सीमा पर निर्भर नहीं है। सामग्री यह भी बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि अगर अभियोजन पक्ष के सबूत कमजोर हैं, जैसे कि कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है या पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्षी पर आधारित है और कैदी पहले ही एक लंबी सजा काट चुका है, तो ये जमानत का एक बहुत मजबूत आधार बनता है। यहाँ तक कि अगर अभियोजन पक्ष अपने सभी गवाहों को पेश कर चुका है, तब भी कैदी को और हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि अब वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यह दिखाता है कि व्यवस्था में कई स्तरों पर जांच और संतुलन मौजूद हैं। ये केवल एक धारा का मामला नहीं, बल्कि कानून के कई अलग-अलग सिद्धांतों के एक साथ काम करने का मामला है। आप व्यवस्था में कई परतों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जमानत की सुनवाई वाली परत पर ही एक बड़ी समस्या देखता हूं। ये एक आकर्षक तर्क है, लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है कि जमानत के स्तर पर कमजोर सबूत साबित करने के लिए एक तरह का छोटा मुकदमा ही लड़ना पड़ता है? वकील को अभियोजन के हर सबूत की खामियों को उजागर करना होता है और जज को इस बात पर यकीन दिलाना होता है कि अंतिम सुनवाई में बरी होने की प्रबल संभावना है। अदालतें जमानत के स्तर पर सबूतों की गुणवत्ता पर कोई अंतिम फैसला देने से अक्सर हिचकिचाती हैं। वो कहती हैं कि ये तो ट्रायल का विषय है। इसलिए ये सिद्धांत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में इसे साबित करना एक मुश्किल और लंबी प्रक्रिया हो सकती है, जो फिर से उसी देरी को ही बढ़ाती है जिससे हम कैदी को बचाना चाहते हैं। ये राहत देने के बजाय खुद एक और कानूनी लड़ाई बन जाती है। के मामलों में मौजूद उपायों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। व्यवस्था ऐसे मामलों को भी संबोधित करती है जहां प्रक्रिया स्वयं एक सजा बन गई हो। स्रोत सामग्री बताती है कि हाईकोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत असाधारण शक्तियां हैं।
अगर किसी मामले में 8, 10 या 20 साल की असाधारण देरी हो चुकी है, तो हाईकोर्ट इस आधार पर पूरे मामले को ही रद्द कर सकता है। यह इस बात की एक शक्तिशाली स्वीकृति है कि न्याय में देरी सिर्फ अन्याय नहीं, बल्कि मौलिक अधिकारों का हनन है। और ऐसे कितने मामले रद्द होते हैं? हजारों में एक। धारा 482 के तहत केस रद्द करवाना एक असाधारण उपाय है, कोई नियमित प्रक्रिया नहीं। इसके लिए हाईकोर्ट तक पहुंचना पड़ता है, जो कि ज्यादातर कैदियों के लिए, आप जानते हैं, महंगा और समय लेने वाला है। ये उन कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए है जिनके पास संसाधन है। ये एक आम विचाराधीन कैदी के लिए व्यवहारिक समाधान तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण संकेत तो देता है कि न्यायपालिका खुद देरी की समस्या को लेकर गंभीर है। और सिर्फ केस रद्द करना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का यह मानना कि सालों बाद निर्दोष बरी हुए व्यक्ति को गलत तरीके से जेल में रखने के लिए मुआवजा मिलना चाहिए, यह दर्शाता है कि न्यायपालिका अपनी गलतियों को सुधारने और पीड़ित को राहत देने के लिए तैयार है। यह एक बहुत बड़ा नैतिक और कानूनी संदेश है। माफ कीजिए, पर यह दलील मुझे जमीनी हकीकत से कोसों दूर लगती है। आपने मुआवजे की बात की, लेकिन सामग्री खुद बताती है कि विधि आयोग ने एक नए कानून की सिफारिश की है, जिसका सीधा मतलब है कि अभी तक कोई व्यवस्थित और सुलभ प्रक्रिया मौजूद ही नहीं है। ये कुछ चुनिंदा मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया विवेकाधीन मुआवजा है, न कि उन हजारों लोगों के लिए एक प्रणालीगत समाधान जो सालों बाद चुपचाप बरी होकर घर चले जाते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि यह मुआवजा तय कैसे होगा? यह एक जटिल सवाल है, लेकिन सिद्धांत तो स्थापित हो चुका है। सिद्धांत से एक व्यक्ति का घर नहीं चलता। आप ही सोचिए, एक ऐसा कानून बनाने में क्या चुनौतियां हैं? क्या एक दिहाड़ी मजदूर और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 10 साल की कीमत बराबर होगी? गलत तरीके से जेल में रखने का सबूत कौन और कैसे देगा? क्या इसके लिए उसे एक और लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? ये उपाय प्रतीकात्मक ज्यादा हैं और वास्तविक कम। ये हेडलाइंस तो बनाते हैं, लेकिन उस गरीब कैदी की जिंदगी नहीं बदलते जिसे पता भी नहीं कि मुआवजा मांगा भी जा सकता है। ये बुटीक सॉल्यूशंस हैं, व्यवस्थागत सुधार नहीं। तो हमारी चर्चा के अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि संविधान के अनुच्छेद 21 से लेकर सीआरपीसी की धारा 436A और मुआवजे के उभरते सिद्धांत तक हमारा कानूनी ढांचा विचाराधीन कैदियों को अधिकारों का एक व्यापक और शक्तिशाली सेट प्रदान करता है। इनका उद्देश्य एक वस्तुनिष्ठ और लगभग स्वचालित व्यवस्था बनाना है जो न्यायिक देरी के प्रभाव को कम कर सके। ये सच है कि इनके कार्यान्वयन में चुनौतियां हैं, लेकिन ये कानून सिर्फ प्रतीक नहीं है। ये ठोस कानूनी उपकरण हैं जो सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर न्याय और स्वतंत्रता का एक स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करते हैं। जरूरत इन कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके प्रभावी उपयोग की है, न कि उनकी मंशा पर सवाल उठाने की। देरी से ग्रस्त है। कानूनों के भीतर न्यायिक विवेक का प्रावधान एक जरूरी संतुलन है, लेकिन कानूनी सहायता की कमी और अदालतों पर काम का भारी बोझ जैसी व्यवहारिक बाधाएं इनकी प्रभावशीलता को गंभीर रूप से सीमित करती हैं। अधिकार कागज पर मौजूद हैं, लेकिन उन तक पहुंचना अभी भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है जो कई लोगों के लिए आजादी के वादे को अविश्वसनीय बना देता है। स्पष्ट है कि कानून के एक स्वचालित अधिकार बनाने के इरादे और उसके न्यायिक विवेक के जरिए लागू होने की वास्तविकता के बीच एक गहरा तनाव मौजूद है। और ये विमर्श इस बात पर प्रकाश डालता है कि न्याय केवल लिखे हुए कानूनों में नहीं, बल्कि उनके जमीनी कार्यान्वयन में निहित है। हमारी आज की चर्चा ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब तक व्यवस्था की अपनी गति नहीं सुधरती, तब तक कानूनी अधिकार आजादी की गारंटी दे सकते हैं या सिर्फ एक धुंधली उम्मीद।